बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 10 और 11 जून 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। इस श्रृंखला के सारे वीडियो बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो रेगुलर बेसिस पर आप यहाँ पर अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हम चलेंगे आज के लेवल के पिछले वीडियो के प्रश्न पे, जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था। यह प्रश्न था कि हाल ही में भारत का चौथा फूड लैब बिहार के किस जिले में खुला है। इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था कि भारत का चौथा फूड लैब का निर्माण हुआ है बिहार के रक्सौल में, और ये रक्सौल जो स्थान है ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है। हमने वीडियो में गलती से आपको पटना बतलाया था, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। रक्सौल जो है ये पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, न कि पटना जिले के अंतर्गत। हालांकि ये चौथा फूड लैब है भारत का और ये रक्सौल में स्थापित हुआ है। लेकिन इससे पहले जो 3 फूड लैब है भारत के जो पहले से स्थापित थे, ये किन किन स्थानों पर स्थापित है, इसकी जानकारी भी हमने आपको दिया है। अगर आप ये सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए। अगर यहाँ पर मैं आपको बता दिया तो आप प्रीवियस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो रेगुलर बेसिस पर से आदत बनाइए देखने का, तभी आप बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ से ध्यान रखें। और हालांकि यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ये था ऑप्शन नंबर सी। सभी लोगों ने यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर किया है। और आप लोग भी वीडियो में कमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो सारी चीज़ें विस्तार से मैं आपको बताता हूँ संबंधित प्रश्न के बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ। बहुत लोग मंथली करंट अफेयर्स यहाँ से फॉलो करते हैं जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का आता है। इसमें हमने संपूर्ण विश्लेषण किया है, सारे महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर व्याख्या किया गया है, जो कि कह सकते हैं एक पूरी तरह से बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के उन संबंधित तथ्यों को, उन संबंधित पहलुओं को इसमें शामिल किया गया है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। ये मई 2022 का है, हालांकि इससे पहले हमने आपको जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का भी प्रोवाइड कर दिया है। तो ये सारे वीडियो को देखिए, इसका पीडीएफ फाइल भी आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। पीडीएफ फाइल भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे बीपीएससी मेकर ऐप से, और साथ ही साथ इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ये सारे पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। आज के इस वीडियो का हमारा पहला और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के शुभम कुमार ने कौन सा पदक जीता है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से आप इसे एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कांस्य पदक अपने नाम किया है शुभम कुमार ने। आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी दे दूं कि हाल ही में हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो संस्करण है, ये चौथा संस्करण है जो कि हरियाणा की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। 5 जगहों में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये सारी जानकारी हमने आपको पहले भी बताया है। तो हरियाणा में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के कैमूर जिले के पहलवान शुभम कुमार ने कांस्य पदक जीता है। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में भी देख सकते हैं, और उन्होंने कांस्य पदक जीतकर बिहार को पहला पदक दिलाया है। तो यहाँ से आपके प्रश्न ये भी बन सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किसने बिहार को पहला पदक दिलाया है। तो नाम ध्यान रखिए, ये कैमूर जिले के रहने वाले हैं, इनका नाम है शुभम कुमार, और ये कह सकते हैं एक पहलवान है जिन्होंने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल बिहार को दिलाया है। ये बिहार का खेलो इंडिया यूथ गेम्स चौथे संस्करण का पहला पदक है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि शुभम कुमार ने 80 किग्रा ग्रीको रोमन वर्ग में कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और यहाँ पे आगे हमने ये जानकारी आपको दिया कि शुभम कुमार ने झारखंड के पहलवान को हराकर इस पदक को अपने नाम किया। ये सारे संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बात है यहाँ पर कैमूर जिला की। तो कैमूर जिला के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। कुछ दिन पहले ये घोषणा हुई थी कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर जिले में खोला जाएगा या फिर स्थापित किया जाएगा। हालांकि बिहार का जो पहला टाइगर रिजर्व है ये बिहार के कह सकते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये संबंधित जानकारी यहाँ से आपको विस्तार पूर्वक से रेगुलर बेसिस पर लगभग मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो ये सारी चीजें आपको याद होंगी। हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं, चल रहे हैं आज के इस वीडियो के अगले प्रश्न पे। ये अगला प्रश्न है कि हाल ही में पटना की किस खिलाड़ी ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीता है। पटना के किस खिलाड़ी ने। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपर्णा। आप यहाँ पर इनको इस इमेज में देख सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में पटना की अपर्णा ने ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता के गर्ल्स सब जूनियर कैटेगरी में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल जीतकर राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। ये ध्यान रखिए, सिल्वर मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। ये पटना की रहने वाली है जिनका नाम है अपर्णा।
आगे हमने यहाँ पर ये लिखा कि ईस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष जो हो रहा है ये कोलकाता में हुआ था। तो यहाँ से ये जानकारी देने की कोलकाता में ये आयोजित हुआ। अब यहाँ पे आगे 2 पॉइंट में हमने आपको एक जानकारी दिया है जो कि अंडर 9 वर्ग का चेस चैंपियनशिप आयोजित हुआ था बिहार राज्य में। तो उसी संबंधित ये जानकारी, हालांकि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में मोहिनी पंडित ने बिहार स्टेट चेस चैंपियनशिप अंडर 9 जो कह सकते हैं गर्ल श्रेणी है, ये अवार्ड इन्होंने अपने नाम किया, यानी कि प्रथम पुरस्कार जीता है किसने? मोहिनी पंडित ने। हमने आपको ये भी जानकारी दिया ये कहाँ की रहने वाली है। और वहीं पे दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर धानवी करमकार और तीसरे स्थान पर अंकिता राज रही थी। ये संबंधित फैक्ट जो होते हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी को भी आप लोग इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिए। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ये राज्य स्तरीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खास करके जो परीक्षाएं बिहार में आयोजित होगी तो बिहार से संबंधित एक करंट है आपके एग्जाम में बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए बात आई थी, हमने चर्चा किया था मोहिनी पंडित की। तो मोहिनी पंडित बिहार के छपरा की रहने वाली है, ये यहाँ से ध्यान रखें। वहीं पे अगर हम बात करें, ये तो हो गया गर्ल श्रेणी का। वहीं पे पुरुष श्रेणी के बारे में हमने आपको जानकारी देते हुए आपको बताया था कि बालकों के वर्ग में, यानी कि बच्चों के श्रेणी के अंतर्गत बालकों के वर्ग में मुजफ्फरपुर के विवान रिपुंजय ने कह सकते हैं इसमें पहला स्थान हासिल किया था। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, हालांकि ये सारा जानकारी आपको दिया जा चुका है पहले ही। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जारी राज्य स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? नवीनतम जानकारी है जो कि राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का एक रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बातें कही गई। बिहार राज्य के भी जो वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे, तो मंगल पांडे के आधार पर यहाँ पर किसी रिपोर्ट के कह सकते हैं मूल्यांकन करने के बाद ये जारी किया गया है और इस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है जो हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25.9% यहाँ पर कह सकते हैं इसके सेवन करने वालों की संख्या में गिरावट आई है। आपको जानकर दे दूं कि हाल ही में राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में तंबाकू सेवन करने वालों की संख्या घटकर 25.9% हो गई है। नई रिपोर्ट के आधार पर बात करें तो बिहार में हर साल तंबाकू से 5,844.63 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था? कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सर्वाधिक जो कह सकते हैं तंबाकू उत्पाद से जो प्लास्टिक कचरा का जो कह सकते हैं उत्पादन होता है ये बिहार में ही होता है, ये जानकारी आपको दिया गया था। और तंबाकू निषेध दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये 31 मई को मनाया जाता है और इसको लेकर अभी हाल ही में जो कह सकते हैं वर्ष 2022 का तंबाकू के उत्पाद को खत्म करने के लिए जो उत्कृष्ट योगदान दिया जा रहा था इसके कार्यों पर या फिर कह सकते हैं इन क्षेत्रों पर, तो इसी बेहतरीन कार्य के लिए भी हाल ही में झारखंड को कह सकते हैं तंबाकू निषेध दिवस वर्ष 2022 के लिए सम्मानित किया गया। ये सारी जानकारी ऑलरेडी हमने आपको प्रोवाइड किया था। और रही बात यहाँ पर तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम की, तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से उसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखिए इसका जो 2022 वाला थीम था यह था तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है, अर्थात टोबैको थ्रेट्स टू आवर इन्वायरमेंट। ये 2022 का इसका थीम था। इसके तहत हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। गुलजारबाग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं गुलजारबाग प्रेस की जो स्थापना हुई थी ये वर्ष 1912 में हुई थी। संबंधित सारे फैक्ट को यहाँ पर ऐड किया गया है, सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि हाल ही में आधुनिक बिहार के गुलजारबाग प्रेस की पुरानी मशीनों को नीलाम करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि इसकी नीलामी करने की घोषणा क्यों की गई है? दरअसल 1912 में जब इस प्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय यहाँ की सारी मशीनें बिल्कुल नई थी, लेकिन अब इतने वर्षों के बाद तकरीबन 100 से 110 से अधिक वर्ष हो चुके हैं, तो ऐसे में आप यहाँ पर मान के चलिए कि मशीनें खराब हो रही है, तो ऐसे में इसे मतलब कह सकते हैं परिवर्तित करने का फैसला लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नीलाम करने की इसे घोषणा की गई है। इसके तहत आपको बता दूं कि बंगाल के विभाजित होने के बाद 1912 में बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार राज्य कह सकते हैं अपने एक स्वतंत्र रूप में आया था और 1912 में ही अंग्रेजों ने गुलजारबाग प्रेस की स्थापना की थी। ये गुलजारबाग प्रेस जो है ये पटना सिटी में स्थापित है। पटना जो कह सकते हैं बिहार की राजधानी है, यहीं पर स्थापित है और अंग्रेजों द्वारा 1912 में इसे स्थापित किया जाएगा। नई मशीनों की लगाने के लिए इन पुरानी मशीनों को हटाना जरूरी है। देखिए यही जानकारी हम आपको दे रहे थे कुछ देर पहले, क्या वजह थी जो मतलब कह सकते हैं इसे नीलाम करने की घोषणा की गई थी। अब यहाँ पे बात करें गुलजारबाग प्रेस की, तो जो भी मतलब कह सकते हैं सरकारी महत्वपूर्ण गजट और दस्तावेज होते हैं, इसका जो प्रकाशन होता है यहीं पर किया जाता है, अधिकतर यहीं से होता है। तो ये यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं?
तो हाल ही का ये न्यूज है, आपको बता दूं इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतीश पाई। सतीश पाई को आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि वैश्विक प्राथमिक एल्युमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र संस्था इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट अर्थात IAI ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। आप यहाँ से ध्यान रखिए, एल्युमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक स्तर की एकमात्र संस्था इंटरनेशनल एल्युमिनियम इंस्टीट्यूट, जो कि अभी हाल ही में सतीश पाई को नए अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की गई है। अब यहाँ पर सतीश पाई की बात करें तो वर्तमान में यानी कि मौजूदा समय में वह हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं। और यहाँ पे बात करें इस पद पर जो कह सकते हैं अध्यक्ष पद पे इनकी नियुक्ति होगी, किनके स्थान पर होगी, तो आपको ध्यान रखना बेन कहर्स का वे स्थान लेंगे। तो ये जानकारी यहाँ से आपको नोट करना है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न हमारा यहाँ पर यह है कि हाल ही में किस राज्य के या फिर हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 14,400 एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस नाम से, हालांकि एक टोल फ्री नंबर है, इसी नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा। आपको जानकारी दे दूं, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में इस एप्लीकेशन को जारी किया गया या लॉन्च किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 14,400 अर्थात इसे आप 14400 बोल सकते हैं, तो इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप को एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने डेवलप किया है, जो कि हाल ही में आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, जिसे आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। अभी इस ऐप का उद्देश्य क्या है वो जानकारी यहाँ पर आप अगले पॉइंट में देखेंगे। दरअसल इस ऐप को लोगों के लिए राज्य में अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए अनुकूलित किया गया है। यानी कि कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यहाँ पर यह है, इस ऐप को लाने का उद्देश्य इसका यह है कि जितने भी मतलब राज्य में अधिकारी हैं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित जितने भी शिकायतें होती है या फिर जो भी मतलब मामले होते हैं वो कह सकते हैं ऑनलाइन यहाँ इस ऐप के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं, जिसको लेकर के कह सकते हैं आंध्र प्रदेश सरकार की एक पहल है। और ऐसी पहल हमको लगता है कि भारत सरकार को भी करनी चाहिए, बिहार सरकार को भी करनी चाहिए कि अधिकारियों के प्रति जो कह सकते हैं एक शिकायत दर्ज कराने का एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध हो, जिसके माध्यम से कह सकते हैं जितने भी लोग हैं, जनता है, अपनी शिकायत दर्ज करा सके। तो यहाँ पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि इस सारी प्रक्रियाओं के लिए अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। ये नंबर है 14400 और इसके माध्यम से शिकायत दर्ज किया जा सकता है। और इन सब के अतिरिक्त आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और साथ साथ यहाँ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी या फिर कह सकते हैं YS जगन मोहन रेड्डी, वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के। अगला होगा सातवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज के छात्रों के लिए नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया गया है। यहाँ पर दो शब्द आया है नालिया थिरन, आखिर इसका अर्थ क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा भी हाल ही में यह कौशल कार्यक्रम नालिया थिरन की शुरुआत किया गया है। दरअसल यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं नालिया थिरन का अर्थ क्या होता है। तो कल की क्षमता इसका कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ है, जो कि तमिलनाडु सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और ये कह सकते हैं एक प्रकार का कौशल कार्यक्रम है। और तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये हैं MK स्टालिन। अब यहाँ पर बात है इस कार्यक्रम की, तो इस कार्यक्रम के तहत क्या चीज़ होगा, कैसे होगा, वो जानकारी इस पॉइंट को आगे देखेंगे आप यहाँ पे। तो इस कार्यक्रम में 50,000 कॉलेज के छात्र कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT डोमेन में ज्ञान के साथ प्रशिक्षण लेंगे या फिर प्राप्त करेंगे, ठीक है। और उन्हें प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके समस्या समाधान पर कौशल प्रदान किया जाएगा या फिर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें होगी इस कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत, जिसका नाम है कल की क्षमता या फिर नालिया थिरन। हालांकि एग्जाम में जो आपके पूछे जाएंगे इसी नाम से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नालिया थिरन कौशल कार्यक्रम जो ये संबंधित है ये तमिलनाडु सरकार से संबंधित है। तमिलनाडु में कह सकते हैं उत्सव मनाया जाता है जल्लीकट्टू। ये किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपको मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पता है जल्लीकट्टू जो तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया जाता है ये आखिर होता क्या है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अगला है आठवां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में किस निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। आप यहाँ पर इस इमेज के माध्यम से भी देखकर आइडिया लगा सकते हैं। यह इमेज अवनी लेखरा का है। आपको ध्यान रखना इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अवनी लेखरा, जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुए पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है।
आपको जानकारी दे दूं कि पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दरअसल इस प्रतियोगिता में अवनी लेखरा ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर 250.6 अंकों के साथ 10 मीटर एयर राइफल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पर बात आई है टोक्यो पैरालंपिक 2022 की, सॉरी 2022 नहीं बल्कि 2021 की, जो कि 2020 वाला संस्करण था जो 2021 में आयोजित हुआ। तो इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें किसी भी ओलंपिक या फिर पैरालंपिक के एक सीजन के दौरान 2 मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है, जो कि आपको ध्यान रखना है। एक तो इन्होंने कह सकते हैं शूटिंग में एक गोल्ड मेडल और एक कांस्य पदक अपने नाम किया था टोक्यो 2020 में, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में। ये ध्यान रखिएगा, पहली ऐसी महिला बनी थी, ये रिकॉर्ड अपने नाम किया था, जो कि एक सीजन में शूटिंग में 2 मतलब कह सकते हैं पदक अपने नाम इन्होंने किया था। और ये कह सकते हैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो अभी हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में डेनमार्क पहले स्थान पर रहा है, यानी कि डेनमार्क सबसे ऊपर है, अव्वल है। इसकी जानकारी आपको यहाँ से विस्तार से दे दूँ कि येलो सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल ही में प्रकाशित 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक अर्थात EPI में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। हालांकि यहाँ पर डेनमार्क की बात करें और तो इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर ब्रिटेन और फिनलैंड है। तो ब्रिटेन है दूसरे स्थान पर, वहीं पे फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड तीसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत की बात करें तो इसमें भारत 180 देशों की सूची में सबसे निचले पायदान पर रहा है। इस सूचकांक का नाम है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, जो कि 2022 वाला संस्करण था। और फिर अगला है 10वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में आलोक कुमार चौधरी किस बैंक के नए MD बनाए गए हैं अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आलोक कुमार चौधरी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अर्थात MD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप यहां पर आलोक कुमार चौधरी को इस इमेज में देख सकते हैं। आलोक कुमार चौधरी 31 मई को बैंक से सेवानिवृत्त मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया की जगह लेंगे। 31 मई यहाँ पर शब्द आया है, डेट आया है। तो ऐसे में यहाँ पर ध्यान रखें तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है, और इसी कर सकते तिथि को मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी कुमार की जगह ये लेंगे आलोक कुमार चौधरी SBI के कह सकते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। SBI की बात आई है तो SBI के बारे में इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये 2 महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। तो SBI की स्थापना हुई थी जुलाई 1955 में, 1 जुलाई 1955 को SBI की स्थापना हुई थी। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका जो कह सकते हैं एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस एक्ट के तहत RBI का गठन हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 एक्ट के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को गठित किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो इसका मुख्यालय जो है ये मुंबई में स्थित है। हालांकि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 से पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अर्थात SBI के वर्तमान चेयरपर्सन जो है यानी कि चेयरमैन जो है ये दिनेश कुमार खारा है। किसी भी संस्था में जो चेयरपर्सन होते हैं या फिर चेयरमैन होते हैं वो उस संस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अगला होगा हमारा 11वां प्रश्न। हाल ही में इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। तो बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का भी हाल ही में जो सफल परीक्षण हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है। आपको ध्यान रखना कि हाल ही में मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण उड़ीसा में किया गया। दरअसल इसकी क्षमता की बात करें तो 4000 किलोमीटर इसकी क्षमता है। ये 4000 किलोमीटर तक प्रहार करने में सक्षम एक मिसाइल है जो कि जमीन पर प्रहार करती है। यानी कि मिसाइल के संबंधित जो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में इस तरह के भी आपसे एग्जाम पूछाते हैं कि जिस मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का भी हाल ही में परीक्षण हुआ अग्नि 4 का, ये किस कैटेगरी का मिसाइल है, किस प्रकार का मिसाइल है। तो ये जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण अभी हाल ही में हुआ है और ये एक सफल परीक्षण था। दरअसल इस मिसाइल का जो पहला परीक्षण हुआ था ये 11 दिसंबर 2010 को किया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये भी ध्यान रखें, उड़ीसा की बात आई है तो उड़ीसा संबंधित एक करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था। अब यहाँ भुवनेश्वर यहाँ पर आया है तो भुवनेश्वर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखिए कि भारत का वो पहला कौन ऐसा शहर था जहाँ पर जिस शहर ने अपने सारे नागरिकों का कोविड टीकाकरण कराया था। तो ऐसे में भुवनेश्वर आपको ध्यान रखना है, भुवनेश्वर पहला शहर था जो कि सभी लोगों का कोरोना टीकाकरण कराया था। अगला है 12वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की कबड्डी खिलाड़ी कौन बन गई है। तो ये झारखंड की है एतु मंडल
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो झारखंड की 13 साल की एतु मंडल खेलो इंडिया गेम्स के पंचकुला संस्करण में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। एतु मंडल कबड्डी की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो ये चौथा संस्करण है जो कि हरियाणा की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। ये 5 जगहों पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ से कई सारे प्रश्न हमने आपको पहले भी बताए हैं, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग नोट कीजिए। नोट नहीं कर सकते बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ से आप तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न पे। आज की इस वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है। संबंधित सारी जानकारी आपको दिया गया, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई हाल ही में किसे घोषित किया गया है। और बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड करें। ये बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स है, वर्ष 2021 के सारे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है और यहाँ पर समग्र विश्लेषण इसमें आपको देखने को मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।